स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्राची कंचन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके पहले मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस पे वीडियो बनाया है। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो मैं उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी। आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक जो कि है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट उन सारे इंटरनल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स की स्टडी को कहते हैं जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है या किसी भी तरह से जिसका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। अब बात आती है हमारे बिजनेस की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो इसको ब्रॉडली 2 फैक्टर्स में क्लासिफाइड किया गया है या कह सकते हैं इसके ब्रॉडली मेन 2 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं या स्टडी के दौरान हमें पढ़ने में आते हैं। पहला है हमारा माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। माइक्रो जैसे कि नाम से है स्मॉल। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली उन सारे इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को कहते हैं जिनको बिजनेस के पास पावर होती है कंट्रोल करने की। बिजनेस इनको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे। तो ये उन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिनोट करता है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिनको कंट्रोल करने की पावर हमारे बिजनेस के पास नहीं होती है, ठीक है। ये बेसिकली वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पावर, हमारी कंट्रोल करने की एबिलिटी के बाहर होते हैं। हमें बेसिकली इनको समझकर, इनके बारे में नॉलेज करके कि ये कब चेंज हो रहे हैं, क्या मॉडिफिकेशन आ रही है, क्या अपडेट हो रहा है इनमें, उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज को और स्ट्रेटेजीज को हमें चेंज करना पड़ता है। हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपना पहला फैक्टर या पहला एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट जैसा आप समझ चुके हैं इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है क्योंकि बिजनेस के पास ये पावर होती है कि हम इसे कंट्रोल कर सके। आप जानते हैं कि माइक्रो बिजनेस जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं या क्या क्या इसके अंडर आता है। सबसे पहला आता है हमारा सप्लायर। सप्लायर वो होता है जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से हम अपने बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन है वो सही से टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं। A supplier provide raw materials to business. This is also main factor of business environment. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का फैक्टर है बिजनेस के लिए बिकॉज इट अफेक्ट्स बिजनेस वेरी क्लोजली। क्योंकि सप्लायर अगर सही टाइम पे हमें सामान नहीं देगा या टाइम पे कुछ डिले हो जाएगा, सप्लायर हमारे बिजनेस को बहुत क्लोजली अफेक्ट करता है, ठीक है। इफ सप्लायर डिले टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स और स्टॉप टू सप्लाई, अगर सप्लायर देर कर देता है, सप्लाई में डिले कर देता है या फिर कह देता है कि हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, देन प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस विल बी स्टॉप्ड। तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है बिजनेस का ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है जिससे हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकें। सो फॉर कंट्रोलिंग दिस फैक्टर, अगर हमें इस फैक्टर को कंट्रोल करना है क्योंकि कंट्रोलेबल है, माइक्रो एलिमेंट है, दिस इट इज द ड्यूटी ऑफ बिजनेसमैन टू मेक गुड रिलेशन विद मोर देन वन सप्लायर। तो हमारी या बिजनेसमैन की ये जो है एक फैक्टर है या ड्यूटी है बिजनेसमैन की, वो रिलेशन 1 से ज़्यादा सप्लायर के साथ रखे या 1 से ज़्यादा सप्लायर्स के साथ अपनी डीलिंग्स करे, जिससे कि अगर कोई एक सप्लायर जो है वो कह दे कि नहीं दे पाएंगे या फिर डिले हो जाएगा तो गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम द अदर सप्लायर। तो दूसरे सप्लायर से जो है उस सामान को खरीद सकें और हमारे प्रोडक्शन में किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह का डिले ना हो पाए, हमारे कस्टमर को जब चाहिए हो तब वो प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकें हम, ठीक। सेकेंड हमारा कस्टमर। कस्टमर इज द किंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिजनेस में हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो कौन है, हमारे कस्टमर्स। क्योंकि अल्टीमेटली हम प्रोडक्शन कर किस लिए रहे हैं, कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं। तो कस्टमर्स आर दोज पीपल और कंपनीज विच बाय गुड्स फ्रॉम आवर बिजनेस। तो कस्टमर वो पीपल या वो कंपनीज होते हैं जो हमसे सामान खरीदते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कंपनीज। हाँ, कंपनीज के बारे में इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत बार बिजनेस टू बिजनेस जब हम डीलिंग करते हैं तो कई ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो दूसरे बिजनेस हाउसेस से सामान को खरीदती हैं और जब वो बिजनेस हाउसेस बेच रहे होते हैं तो वो उनके लिए फिनिश प्रोडक्ट होता है, पर दूसरे जो सेकंड पर्सन होता है या सेकंड बिजनेस हाउस होता है जो उससे परचेजिंग कर रहा होता है वो उसके लिए रॉ मटेरियल होता है, ठीक है।
तो यही इसी की वजह से यहाँ पे कंपनीज को भी नोट किया गया है कि कस्टमर्स में वो कंपनीज या वो पीपल भी आते हैं जो हमसे हमारे बिजनेस से सामान खरीदते हैं। बिजनेस सेल देम इट्स फिनिश प्रोडक्ट, और बिजनेस उन्हें अपना फिनिश प्रोडक्ट देता है, आधा अधूरा काम करके नहीं दे देता है कि हमने टूथपेस्ट का जो है वो बाहर की बना लिया है और आप अंदर टूथपेस्ट भर दीजिएगा, या कुछ ऐसा जो भी फिनिश नहीं होता है, सेमी फिनिश्ड होता है या अनफिनिश होता है। ऐसे प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर्स को सेल आउट नहीं करते, ठीक है, उन्हें पूरी तरह से बना लेते हैं और फिर ही अपने कस्टमर्स को सेल आउट करते हैं। बट फ्रॉम टाइम टू टाइम टेस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो चेंज, पर बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि कस्टमर्स जो है उनका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता रहता है, तो हमें पता होना चाहिए कि उनका टेस्ट प्रेफरेंस करंटली क्या है, जिससे कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो उनके लिए हो ना। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी डिमांड जो है वो अफेक्ट होगा। अगर हम कस्टमर के हिसाब से नहीं बना रहे हैं तो फिर हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी और इससे हमारा बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ बिजनेस कस्टमर्स न्यू प्रोडक्ट मस्ट बी सप्लाइड बाय बिजनेस, ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहिए जो कस्टमर्स चाहते हो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बिजनेस प्रॉस्पेरिटी, तो इसकी वजह से बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म चलता है और सक्सेसफुल होता है। थर्ड आता है मार्केट इंटरमीडिएट्स, ठीक है, ये वो सारे मिडिल मैन होते हैं, ब्रोकर्स, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर, होलसेलर, ठीक है, आप कुछ भी कह दीजिए। तो ये वो सारे मार्केट के इंटरमीडिएट्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं या हमारी हेल्प करते हैं। फॉर प्रमोटिंग सेल इट इज रिक्वायर्ड टू एडवर्टाइज बाय डिफरेंट वे, प्रमोट करना है अपनी सेल को, डिमांड बढ़ानी है तो क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। सो मार्केट इंटरमीडिएट्स इंक्लूड सेल्समैन एंड मिडिल मैन, इसको बेसिकली इसमें सेल्समैन, मिडिल मैन, वो सारे इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं जो हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं कस्टमर तक रीच आउट करने में। दिस एनवायरमेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ बिजनेस बिकॉज इफ बिजनेस स्टार्ट सेलिंग विद मोर एड्स हिज सेलिंग विल श्योरली इंक्रीज। अगर हम अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से एडवर्टाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और उससे हमारे को पक्के तौर से सक्सेस मिलेगी या हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि लोग जान गए हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, एडवर्टाइजमेंट देख के, प्रमोशन देख के, अलग अलग जगह पे देख के, मिडिलमैन के हेल्प से, तो क्या है, उनको पता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी सेल जो होगी वो बढ़ेगी, इससे हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। फोर्थ हमारा आ जाता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन सी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है, ये भी इंटरनल फैक्टर्स या माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। Competitors of business also create internal business environment. According to competitor policies, business changes its policies for winning competition. Competitors को क्यों हमें जानना चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजीज से हमें क्या मतलब, हमें बहुत ज़्यादा मतलब है। जस्ट इमेजिन आजकल जब 4G से 5G मोबाइल अवेलेबल हो रहे हैं, तो अगर आप अभी भी 2G मोबाइल सेल आउट करेंगे तो समझ जाइए कि आप बिजनेस में कितने टाइम तक रहेंगे। जब जब कोई भी इनोवेशन नहीं आती है या आपका कॉम्पिटिटर कोई नई टेक्नोलॉजी को, कोई नई तरह की प्रोडक्ट को इनोवेट करके लाता है मार्केट में, या कोई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है, नई पॉलिसीज लाता है, तो आपको बहुत अच्छे से उसको ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए और उन पॉलिसीज के हिसाब से अपनी करंट पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स में आपको चेंजेस लाने चाहिए, मॉडिफिकेशन लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाओगे। आज के टाइम में जब इतना तेजी से सब कुछ एडवांस हो रहा है तो हर चीज़ चेंज हो रही है, और अगर आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी तरह का बिजनेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए, सपोज आप रेफ्रिजरेटर का बिजनेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर किस तरह की नई तरह के रेफ्रिजरेटर को मार्केट में ला रहे हैं और किस प्राइस पे ला रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो कस्टमर्स हैं बहुत नॉलेजेबल होते हैं और उनको अच्छे से पता होता है सबके बारे में, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को इतना अच्छा करके रखना चाहिए, अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज को इतना अपडेट करके रखना चाहिए कि वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करे, ना कि आपके कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट्स को। तो आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर के बारे में अपडेट होना चाहिए और उनकी पॉलिसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपनी पॉलिसीज में चेंज, स्ट्रैटेजीज में चेंज ज़रूर करते रहना चाहिए, ठीक है। अब फिर ज़्यादा फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ये भी इंटरमीडिएट्स होते हैं बट फाइनेंशियल नेचर्स के, इसमें आ जाता है हमारा बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, ये सारे जो फाइनेंशियली इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं। एज बिजनेस ग्रो, जैसे बिजनेस बढ़ता है, इट नीड्स मोर मनी फॉर इट्स ग्रोथ। सीधी सी बात है, बिजनेस बढ़ रहा है तो हमें और पैसा चाहिए।
Either this money can be obtained by issuing new shares or by borrowing money from financial intermediaries. या तो हम नया शेयर लॉन्च कर दें, इशू कर दें, या फिर हम पैसे बोरो कर लें इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज से. So financial intermediaries play a very vital role in business environment. बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सबका, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, या तो आप न्यू शेयर्स इशू करिए, पर आप हर बार तो न्यू शेयर इशू नहीं करोगे, तो इन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट से आप हेल्प ले सकते हो, मनी को बोरो कर सकते हो. ठीक है, इससे आपका काम नहीं रुकेगा. इफ दे प्रोवाइड लोन एट वेरी लो रेट, एट दैट टाइम बिजनेस कैन गेट एंड ग्रो फास्टली. अगर इन इंटरमीडिएट से आपको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है तो क्या कहने, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा. इफ दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट एट दैट टाइम बिजनेस विल नॉट गेट लोन एट दिस रेट एंड इट्स ग्रोथ में डिक्रीज ड्यू टू लैक ऑफ फंड. क्योंकि आपको अगर कम इंटरेस्ट में होगा तो आप ज़्यादा बोरो करोगे, अच्छे से अपने बिजनेस में लगाओगे और ग्रो करोगे. पर यही इंटरेस्ट अगर ज़्यादा मिलने लगे, तो अगर वो ज़्यादा चार्ज करने लगे इंटरेस्ट, तो आप कम लोन लोगे, कम बिजनेस में लगाओगे, और फिर उसी हिसाब से आपका होता ग्रोथ भी जो है अफेक्ट करेगी, क्योंकि आपके पास अब पैसा नहीं है कि आप उतने अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस पे लगा सको. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज़ वेरी यूजफुल बिकॉज वी कैन बोरो मनी फ्रॉम देम, and at time when we can't issue new shares, we can just borrow money from financial intermediaries and continue our business process. ठीक है, अपने काम को कंटिन्यू रख सकते हैं और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारे बिजनेस को नहीं होगी. अब हमारी बारी आती है मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट की या फिर एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट की, जिनको कंट्रोल करना भाई हमारे बिजनेस के हाथ में नहीं है, हमें उनके हिसाब से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा. चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन आ जाता है. सबसे पहला इसमें आता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, इकोनॉमिक एलिमेंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किसी भी बिजनेस को. किस तरह से अफेक्ट करती है, सबसे पहले इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आ जाती है. इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू बजट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी, एंड बिजनेस शुड सी व्हाट चेंजेस आर डन इन दिस. कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, अब उसमें पॉलिसी चेंज हो गई, नई पॉलिसीज़ बन गई, या कुछ चेंजेस आ गए हैं. ठीक है, जो हमारे पास करेंटली पॉलिसीज चल नहीं थी. अब हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो क्या होगा, हमें एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगा उसका. क्या पता पॉजिटिव भी हो, पर हमें नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, या बजट में कुछ चेंजेस हो गए, इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ चेंजेस हो गए, टैक्सेस में कुछ चेंजेस हो गए, तो हमें अपनी नॉलेज को अपडेट रखना चाहिए कि अगर क्या चेंजेस इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आ रहे हैं, और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने चाहिए. क्योंकि हम उन्हें तो नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, पर अपने बिजनेस को उस हिसाब से डाल सकते हैं. एंड बिजनेस हैज़ टू चेंज देयर बिजनेस पॉलिसी अकॉर्डिंग टू दिस चेंजेस, और हमारे बिजनेस की पॉलिसीज़ को हम इन चेंजेस के हिसाब से चेंज करना चाहिए. सेकेंड आ जाता है हमारा इकोनॉमिक रेगुलेशंस. डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशन आर एट इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल्स. रेगुलेशंस की बात आती है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी रेगुलेशन लग सकता है और नेशनल लेवल पे भी रेगुलेशन लग सकता है, और हमें पता ही नहीं है कि रेगुलेशन क्या लगा, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है. ठीक है, तो हमें अपनी नॉलेज इसमें भी अपडेट रखनी चाहिए. दीज आर ऑल कॉल्ड इकोनॉमिक रेगुलेशन एंड बिजनेस हैज टू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दीज व्हाइल इट इज ऑपरेटिंग बिजनेस. जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि करंटली अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि हम इस कंट्री को अपना प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर सकते और हमें इनसे इंपोर्ट भी नहीं करना है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने बिजनेस में रूल्स रेगुलेशन या स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बनानी चाहिए. ठीक है, हम इन रेगुलेशन को बॉयकॉट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी कंट्री के रेगुलेशन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और किसी भी तरह की अगर रेगुलेशन लगती है तो हमें उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज में अपने बिजनेस के टाइप में थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली आराम से ऑपरेट करना चाहिए. पर इन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके हिसाब से ही हमें अपना काम कंटिन्यू रखना चाहिए. ठीक है, सेकेंड नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट ये तो बिल्कुल हम नहीं कंट्रोल कर सकते. ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ बिजनेस. ये तो हमें पता ही है कि एक्सटर्नल फैक्टर है, बिकॉज बिजनेस कैन नॉट फुल्ली कंट्रोल नेचुरल इन्वायरमेंट. फुल्ली क्या, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पर नेचुरल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. मैनी पॉइंट्स लाइक सीजन, रेनिंग, फ्लड्स, अर्थक्वेक आर नेचुरल एंड हैपेंस अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएशंस इन इट. ये सब होता रहता है. ठीक है, रेन आ गई, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, क्या हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है. These are also main element of business because business has to face all these factors. ये सारे फैक्टर्स हमें फेस करने पड़ते हैं. हमारा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है
एकदम से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, क्या होगा, हमें नुकसान होगा। बट सम ऑफ लॉस फ्रॉम दीज फैक्टर्स कैन बी ट्रांसफर्ड विद इफेक्टिव स्कीम ऑफ इंश्योरेंस। पर इसमें काम क्या आता है हमारे लिए? हमारे लिए इंश्योरेंस काम आता है। हमें अपने बिजनेस को सेफ रखना चाहिए, इंश्योर्ड करा के रखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो हम उससे डील कर सकें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो कवर करके रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम नहीं अर्थक्वेक रोक सकते कि अभी ना हो हमारा बिजनेस यहाँ पे, तो हमें अपने आप को सिक्योर करके रखना चाहिए, अपने बिजनेस को इंश्योर करके रखना चाहिए कि अगर बाय चांस अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तो अपने बिजनेस को उससे बचा सकें, उससे कम से कम जो नुकसान है उसको कवर अप कर सकें, इंश्योर कर सकें, ठीक है। इंश्योरेंस बहुत अच्छा इसमें हेल्प करता है। फिर आता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ठीक है। Size of population and their growth rate includes demographic elements and factor of business environment। जो भी पॉपुलेशन का साइज होता है, किस भी तरह के हमारे कस्टमर्स किस एज के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं, तो और उनकी ग्रोथ रेट, ये सब जो डेमोग्राफिक एलिमेंट में आता है ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पर इनका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन विद इंक्रीज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। जिस तरह का ट्रेंड उस पॉपुलेशन में होगा उसके हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी। एंड सपोर्ट बिजनेस टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स, और हमारे बिजनेस को हेल्प करेगा कि हम और अच्छे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें। बट इफ डेथ रेट इज इंक्रीजिंग और डेमोग्राफिक फैक्टर ऑफ लाइक रिलीजन और प्रिवेंटिंग टू यूज द प्रोडक्ट और बिजनेस, देन सपोज किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई चीज़ जो है वो कहा जाता है कि नहीं, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, तो क्या होगा? अगर हम उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे और सोचेंगे कि हमारी सेल क्यों नहीं बढ़ रही है, तो सिंपली इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी सेल इससे नहीं बढ़ रही क्योंकि जिस एरिया में हम इसको सेल आउट कर रहे हैं वहाँ के लोगों का रिलीजन इसे प्रिवेंट करता है कि ऐसी चीज़ों को आप यूज़ ना करिए। तो हमें ऐसी चीज़ों को बनाना चाहिए जो सब लोग यूज़ कर सके और जो सोसाइटी को भी जो है वो सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, किसी भी तरह के प्रिवेंशन को वो बियर ना कर रही हो। एट दैट टाइम बिजनेस इंटरप्राइज हैज़ टू चेंज इट्स प्लान अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और बिजनेस इंटरप्राइज को जो है वो इस हिसाब से चेंजेस अपने सिचुएशन में लाना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सी कंट्रीज़ में जो होती हैं वो नहीं एक्सेप्ट की जाती हैं, ऐसे प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, या फिर इस तरीके के बने हुए प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप समझ सकते हैं हर एक कंट्री, हर एक उसमें रिलीजन में, कल्चर में अलग अलग तरह की बाउंडेशंस होती है, प्रिवेंशन होते हैं, तो हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने बिजनेस सिचुएशन को कंट्रोल करके हमें उसमें अपने बिजनेस में चेंजेस लाने चाहिए और प्रोडक्ट उस हिसाब से लाना चाहिए कि जिससे सब लोग जो है एक्सेप्ट कर सकें। इसी से हमारी प्रोडक्ट होगी और प्रोडक्ट डिमांड होगी और सेल बढ़ेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। फोर्थ आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी जो हमेशा चेंज होती रहती है, एडवांस होती रहती है और अपडेट होती रहती है, तो अगर हम इन्हें नहीं समझेंगे तो फिर तो हमारा बिजनेस ग्रो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। दिस इज फुल्ली कंसर्न विद चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैनी टेक्निकल प्रोडक्ट्स आर फास्टली चेंज बाय कमिंग न्यू टेक्नोलॉजी। बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजिकल ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं टेक्निकल जो बहुत तेजी से जो चेंज होते हैं। अभी हम 2G यूज़ कर रहे थे, फिर हमारे पास 3G आया, फिर 4G आया और आजकल 5G आया, ठीक है। तो आगे के टाइम में और भी ज़्यादा G लग जाएंगे। तो क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब हम वही 2G वाला यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा बिजनेस तो गया, हमारी डिमांड भी नहीं होगी, प्रोडक्ट कहेगा हम प्रोडक्ट की डिमांड तो होगी नहीं, और हमारे कस्टमर कहेंगे कि इनका बिजनेस तो अभी भी 2G बेच रहा है और आजकल 5G आ गया। तो इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारे बिजनेस को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड से अफेक्ट करती है, ठीक है। एट द टाइम बिजनेस ऑल्सो हैव टू कवर न्यू प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। और बिजनेस को भी जो है न्यू प्रोडक्ट इस हिसाब से कवर अप करने चाहिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हमें भी अपने प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशन आनी चाहिए और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए, ठीक है। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी के मामले में। फिर फिफ्थ आता है हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट सही नहीं चल रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है, तो हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इज कंपोजिशन ऑफ 3 फैक्टर्स। 3 चीज़ें होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों फैक्टर्स जो होते हैं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस हैज़ टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन। किसी भी तरह का लेजिस्लेचर में चेंज कर दिया, ठीक है, जुडिशरी चेंज कर दिया, किसी भी तरह का गवर्नमेंट का चेंज आ गया, ठीक है, उनकी पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज आ गया, तो हमें उसके हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। कोई चीज़ की सेल जो है वो, या किसी तरह के प्रोडक्ट को उन्होंने मना कर दिया कि ये इसकी सेल नहीं होगी,
या फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं अवेलेबल करे जाएंगे, इनको बिल्कुल मना हो गया है या हमारे लिए अच्छे नहीं है, या किसी भी तरह से किसी भी रीज़न से अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई या किसी भी तरह से डिसीजन लिया कि भाई अब ये इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं होंगे, ये बंद कर दिए गए या मॉडिफिकेशन कर दी गई, कोई रूल चेंज कर दिए गए, नए रूल्स और रेगुलेशन आ गए, तो हमको पता होना चाहिए और हमें अपने बिजनेस को उस हिसाब से चलाना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को उस हिसाब से चेंज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन मानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें उन सब की रिस्पेक्ट करते हुए अपना बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ये हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से इफेक्ट करता है, ठीक है, कई बार डायरेक्टली कई बार इनडायरेक्टली। अब हमारी बारी आ जाती है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने बिजनेस को या इंटरनेशनली डीलिंग करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बिजनेस का, या फिर किसी भी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूड WTO, IMF, ये सब बहुत बड़ी बड़ी जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ट्रेडिंग को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े G20, सार्क मीटिंग्स एंड देयर रूल्स एंड रेगुलेशन कैन अफेक्ट ऑन एनी टाइप ऑफ बिजनेस। इनमें कोई भी तरह का डिसीजन या रूल्स और रेगुलेशन बनेगा तो वो हर तरह के किसी न किसी तरह के बिजनेस को अफेक्ट करता ही है, ठीक है। बिजनेस हैज टू एग्जिट इन वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि हमारे बिजनेस को जो ग्लोबली एग्जिट करना है, हमारे प्रोडक्ट जो है वो छोटी सी जगह से नहीं आके छोटी जगह में नहीं सॉल्व हो जाएंगे, हमें बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को चाहिए, ठीक है, चलाना है। तो इसकी वजह से हमें इन सब की रूल्स और रेगुलेशन को भी मानना ज़रूरी है, इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। एंड देन इट शुड अंडरस्टैंड द इफेक्ट एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। और कोई भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर चेंज होते हैं या फिर नए आते हैं, मॉडिफिकेशन होता है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और अपने बिजनेस को उनके हिसाब से हमें बनाना चाहिए, ठीक है। हमें अपने बिजनेस को हर तरीके से जो है वो इस लायक बनाना चाहिए कि हमें इससे प्रॉफिट हो और किसी भी तरह का एडवर्सली इफेक्ट ना हो, या अगर हो रहा हो तो हम कम से कम कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मेरे और भी वीडियोस मैंने कॉमर्स से बनाई है तो उनको भी जाके प्लीज़ देखिए और उनको भी लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने इतना देख लिया है तो बहुत 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 थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स में मेरे इस चैनल को शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और कौन से नए टॉपिक्स हैं जो आप जो है वो चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, मैं ज़रूर बनाऊँगी। और फिर अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर विजिटिंग, डू विजिट अगेन, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू।